हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास नंबर 21 में आज हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनेजमेंट टॉपिक के तहत सीआरओ एंड सीआरटी। दैट मीन्स कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप एंड कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली दोनों कंबाइन होकर के एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है और जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस खास करके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस भी आज मैंने आज से इस क्लास में लिया और क्वेश्चंस को मैंने अपर टॉप पे रखा है ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से समझिए एक या दो मार्क्स मान के चलिए आप कि आपके पक्के हो जाएंगे आज की क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सब टॉपिक्स को स्किप करके जाते हैं एग्जाम में और वहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक। और जब इस टॉपिक को आप करके नहीं जाएँगे तो आसान रहते हुए क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएँगे। अगर आप इसको करके जाते हैं तो कई सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएँगे, ठीक है? तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस मैं बाद में सॉल्व कराऊँगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊँगा उसके बाद। बहरहाल मैंने क्वेश्चंस को रखा है ऊपर ताकि आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से आए हुए हैं। देखिए सीआरटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पूछ रहा है रिलेशन पूछ रहा है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, है ना? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली डिफ्लेक्शन फैक्टर को डिफिनेशन डिफ्लेक्शन फैक्टर को डिफाइन करने के लिए मतलब सेंसिटिविटी के टर्म में ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ये एक तरह से फार्मूला है। इसके बाद देखिए फार्मूला बेस्ड ही ये क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर देखिए एक न्यूमेरिकल है आपका फार्मूला बेस्ड, तो इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कैथोड रे ट्यूब से, जहाँ पर डिफ्लेक्शन और सेंसिटिविटी और उसके साथ उसका वोल्टेज, है ना? जो डिफ्लेक्शन वोल्टेज है उसके बीच का रिलेशनशिप पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज मेजरमेंट के थ्रू, जो सीआरओ के थ्रू हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, ये वोल्टमीटर का ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके सीआरओ का ही है, वोल्टेज मेजरमेंट का, है ना? जिसमें हम लोग डिवीजन स्केल कहते हैं, डिवीजन स्केल के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि कितना हमारा वोल्टेज हो सकता है। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछे गए और हर शिफ्ट में कुछ देखिए आपका 19/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपका 19/12/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं 20/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इस तरह से 19/12 का ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपका 19/12 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए आज का ये टॉपिक, है ना? देखिए दोस्तों ये है सीआरओ, है ना? सीआरओ की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये है सीआरओ और मेरे दोस्तों सीआरओ अगर आपने कभी भी लैब किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा या फिर इवन डिग्री किया हो, बीटेक किया हो, तो आप वहाँ पे आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को देखे होंगे अपने लैब में, ठीक है? और मुझे लगता है कि जिसने फिजिक्स किया है बीएससी, है ना? फिजिक्स बीएससी किया है उन्होंने शायद उनके लैब में भी मे बी हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ठोस मतलब आइडिया नहीं है। बट हाँ, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनके लैब में 101% आपके हर लैब में ये होती ही होती है सीआरओ, ठीक है? तो इस तरह से कुछ देखने को मिलता है सीआरओ और सीआरओ के थ्रू हम लोग बेसिकली देखिए सीआरओ क्या है? सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है दोस्तों? ये सीआरओ क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि इस ये जो है बेसिकली लो वोल्टेज ऑपरेट होता है, ठीक है? लो वोल्टेज के साथ ऑपरेट होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली लो वोल्टेज ऑपरेशन होता है इसके थ्रू, ठीक है? और ये लो वोल्टेज कितना होता है 0 टू 5 वोल्ट या 8 वोल्ट या 6 वोल्ट या 10 वोल्ट, मतलब इतनी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ पे 230 वोल्ट की आवश्यकता हो या फिर 420 वोल्ट की हो या फिर 1100 वोल्ट की हो या फिर 11 केवी की हो। तो ये सब जो है ना, जहाँ पे हम लोग 230 वोल्ट या 420 वोल्ट या 1100 या फिर 11 केवी वोल्ट यूज़ करते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा सीआरओ, जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं 3 खास चीज़ों का। और वो 3 कौन-कौन से हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। एक तो आप मेजरमेंट करेंगे इसके थ्रू वोल्टेज का, ठीक है? एक तो आप मेजरमेंट करेंगे इसके थ्रू वोल्टेज का, दूसरा मेजरमेंट करेंगे आप फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? और तीसरा जो इसके थ्रू आप मेजरमेंट करेंगे वो आप करेंगे फेज डिफरेंस या फेज एंगल का, ठीक है? फेज डिफरेंस यानी कि वी, ये आपका है एफ और ये आपका फाई।
ठीक है। तो इन तीनों का मेजरमेंट आप करते हैं मेन रूप से। अदरवाइज आप देखिए वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और फेज डिफरेंस का मेजरमेंट करें यानी कि फेज एंगल का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं इन डिग्री से। सो बेसिकली यहाँ पर इन तीन चीज़ों के थ्रू आप ये बाकी के भी आप जो क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सो देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए पहला एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। और ये एसी और डीसी, देखिए डायरेक्टली हम डीसी का ही मेजरमेंट करते हैं, बट अगर आपको एसी मेजरमेंट करना है तो भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो कन्वर्टिंग डिवाइस है, जो कन्वर्टर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक रेक्टिफायर। ठीक है। इसके अलावा देखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल यहाँ मैंने बता दिया है इस चीज़ को। फिर है फेज डिफरेंस मेजरमेंट यानी कि फेज एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ वेव फॉर्म शेप है, किस तरह का शेप है उस तरह उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, बेसिकली देख सकते हैं ना कि भाई साइनसोइडल है, कितने एंगल पे ये वो अपने एम्पलीट्यूड को बेंड कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। रेज टाइम एंड फॉल टाइम मेजरमेंट ये भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है। लेकिन मेनली जो मैंने बताया इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें पूछे जाएंगे। ठीक है। ओके। किस चीज़ का मेजरमेंट नहीं करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि किस चीज़ का मेजरमेंट नहीं करते हैं तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसके थ्रू डायरेक्टली पावर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली पावर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सीआरओ के थ्रू दे देगा इनमें से किसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो दे देगा ऑप्शन है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस एंड पावर। तो पावर ही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि पावर का मेजरमेंट हम डायरेक्टली सीआरओ के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखिए यहाँ पर ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही हम चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे चीज़ों को, तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, सारी चीज़ें हैं, बारी-बारी समझाऊँगा। बट यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये, ये है आपका सीआरटी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, है ना? तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो हर्ट होता है। हर्ट होता मतलब मेन पार्ट होता है आपका सीआरओ का। हार्ट ऑफ सीआरओ होता है आपका क्या? सीआरटी लिख रखा है मैंने नीचे, है ना? तो हार्ट ऑफ सीआरओ सीआरटी है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये जो वाला पार्ट है ना, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट के हर एक एलिमेंट्स के फंक्शन को समझना है हमें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना इसके हर एक एलिमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या फंक्शन है, क्या वर्क फंक्शन है, क्या वर्क है उसका, है ना? तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, दैट इज सीआरटी है। देखा ना सीआरटी, ये है आपका सीआरटी। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है आपका सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। और आप सभी को पता है, मैंने भी बताया भी है कि सीआरटी सीआरओ का मुख्य भाग होता है, दैट इज सीआरटी द हार्ट ऑफ सीआरओ। ठीक है। ओके। यानी कि इसके बगैर आप सीआरओ का एजम्पशन ही नहीं कर सकते हैं, सीआरओ इसके बगैर चल ही मतलब मान ही नहीं सकते, ये आत्मा है एक तरह से समझ लीजिए, है ना? क्योंकि इसके बगैर इसके में कोई जान ही नहीं है। तो ये है सीआरटी। तो सीआरटी का हर एक फंक्शन को, हर एक एलिमेंट्स के फंक्शन को हमें समझना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है आपका, ये पिन है। पिन का मतलब यहाँ से आप सप्लाई देंगे, ठीक है? यहाँ से आप सप्लाई देते हैं। सप्लाई 2 पिन है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जो भी आप कह लीजिए सप्लाई देना है, ठीक है? सप्लाई दे दी कहाँ जाएगी? ये हीटर, हीटिंग एलिमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? एक हीटिंग एलिमेंट होता है और ये हीटिंग एलिमेंट में जब हम सप्लाई देते हैं तो ये हीट होता है, ठीक है? हीट होने जहाँ पे हीटर होता है उसके ठीक सामने कैथोड होता है, कैथोड, ठीक है? और कैथोड क्या करता है? इसके पास अ, एक समझ लीजिए कि इसके पास एक कैपेसिटी है होती है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना? कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अधिक संख्या में होती है, तो क्या करते हैं उस जैसे हीट गेन करता है, जैसे एनर्जी को गेन करता है, तो कैथोड क्या करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देता है, ठीक है? और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत हाई चाहिए होगी, है ना? बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होगा हमें इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वो क्या है? बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, ठीक है? ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बेरियम एंड स्ट्रोनियम ऑक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर कैथोड के बिल्कुल बाहरी छोर पर, ताकि जैसे हीट होगा तो बहुत अधिक मात्रा में और हैवली अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो विद द गेनिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हीटर, ठीक है? तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका ग्रिड है। क्या है ग्रिड? देखिए हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी आपको तो लगेगा कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन एक-एक एलिमेंट का आप समझ जाएँगे फंक्शन, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? और हर एक एलिमेंट का आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, डिफरेंट-डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस चीज़ों को मैं इतना डीपली बता रहा हूँ, ठीक है?
देखिए इसके बाद है आपका ग्रिड है। ग्रिड क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर एक होल होता है, छोटा सा यहाँ पे होल होता है। सो बेसिकली यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है वो एमिट होकर के सीधे इस छोटे से होल के थ्रू, दैट मीन्स ग्रिड के थ्रू पास करता है और आता है कहाँ पर, प्री एक्सलरेटिंग एनोड के पास। ठीक है, प्री एक्सलरेटिंग एनोड यहाँ पर देखिए। अब ये जो आपका प्री एक्सलरेटिंग एनोड है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप हैवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, हैवी पॉजिटिव वोल्टेज होता है। बेसिकली ये वोल्टेज का रेंज होता है आपका लगभग लगभग आप समझ लीजिए 1500 वोल्ट के आसपास। ठीक है, माने कि आप ये समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिड से अप हाईली स्पीड में इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कौन, प्री एक्सिलेटिंग एनोड। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के गति को बढ़ाना है और इलेक्ट्रॉन्स की गति को बढ़ाने के लिए हमें एक हाईली अट्रैक्टिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे और यहाँ से निकाल के आगे की तरफ फॉरवर्ड करे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपका प्री एक्सलोटिंग नोड होता है वो हाईली पॉजिटिव वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा, हाईली पॉजिटिव वोल्टेज होता है जिसकी जो रेंज है लगभग लगभग 1500 वोल्ट तक होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पीड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और फॉरवर्ड करता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये किसका काम है, ये आपका प्री एक्सलोटिंग एनोड का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोकसिंग एनोड का। तो ये फोकसिंग एनोड क्या करता है, फोकसिंग एनोड क्या करता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को ये एडजस्ट करता है ना, एडजस्ट करता है ताकि आगे की तरफ ये इसके डायरेक्शन को चेंज ना हो। फोकस का मतलब ही क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में किसी चीज को ले जाना या किसी चीज को एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में किसी चीज पर डायरेक्शन को टुवर्ड्स मूव करना। ठीक है, सो बेसिकली फोकसिंग एनोड क्या करता है, आपके इस जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आगे भेजता है कहाँ पर, एक्सलरेटिंग एनोड पे। ठीक है, एक्सलरेटिंग एनोड पे भी क्या होता है, फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फिर से एक बार क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और उसके बाद फिर ये भेज देता है कहाँ पर, यहाँ पर अ, ये आपका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। डिफ्लेक्शन प्लेट दो तरीके होते हैं, एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और एक होता है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, तो प्लेट की तरफ ये भेज देता है, ये आपका है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और ये आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो दो तरह के डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं, एक तो आपका होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। और फिर ये दोनों से टकराने के बाद फिर पहुंचती है फास्फोर स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाने के बाद ये आपको वेवफॉर्म शो कर देती है कि ये साइनसोइडल है या कितनी अमाउंट ऑफ ये वोल्टेज है या करंट है या फिर फ्रीक्वेंसी है, इस चीज़ को शो करता है कहाँ पे, स्क्रीन पर। स्क्रीन स्क्रीन किस चीज़ का होता है, ये फास्फोरस का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फास्फोरस का। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके का मैंने बताया आपको, एक तो आपका होता है यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट डायग्राम में, जहाँ पे दो तरीके के आपके डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं। एक आता है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बेसिकली क्या करता है दोस्तों कि जो भी वर्टिकल सिग्नल है उसको अपने तरफ वो अपने डायरेक्शन में चेंज कर लेता है और जबकि हॉरिजॉन्टल वाला क्या करता है, हॉरिजॉन्टल में जो सिग्नल है उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है ताकि आपकी स्क्रीन पर जो है, स्क्रीन पर एक बिल्कुल जो फ़ोकस्ड इमेज है वो आपको दिखे और जिसे आप देख के समझ पाएँ कि वर्टिकल में कितना सिग्नल का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है और इसी तरीके से जो आपका है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जो सिग्नल है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, इस चीज़ को आप चेक कर सकें। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपका कैथोड रे ट्यूब में, तो हर एक चीज़ के एलिमेंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं सीआरओ की। तो ये बात तो आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया कि सीआरटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कौन-कौन से एलिमेंट के क्या-क्या फंक्शन हैं, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये यहाँ से हीटर से लेकर के और जो आपके एक्सेलरेटिंग एनोड है, यहाँ तक क्या है? यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है? तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि फोकसिंग एनोड का पोज़ीशन क्या होता है? फोकसिंग एनोड का पोज़ीशन क्या होता है? तो कई तरह से घुमा के देगा, तो आंसर क्या होगा? इन बिटवीन प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड एंड एक्सेलेरेटिंग एनोड, ठीक है? ध्यान रखेंगे। फोकसिंग एनोड प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड और एक्सेलेरेटिंग एनोड के बीच में होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्किन होता है सीआरओ का वो किस मटेरियल का होता है, तो वो होता है आपका फास्फोरस स्क्रीन का। ठीक है, इसी बार एक एग्जाम पूछा गया है कि कैथोड से हाईली जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको एमिट कराने के लिए हम किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेरियम एंड स्ट्रोटेनियम ऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछा सकता है कि ग्रिड का क्या काम है, तो ग्रिड में क्या होता है, एक आपका स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू
कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर के बाहर प्री एक्सिलेटिंग एनोड के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि प्री एक्सिलेटिंग एनोड पर क्या होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज वोल्टेज या हाईली नेगेटिव वोल्टेज चार्ज वोल्टेज, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे प्री एक्सिलेटिंग एनोड पे भी और इवन एक्सिलेटिंग एनोड पे भी यहाँ पर भी पॉजिटिव ही चार्ज होते हैं और हाईली होते हैं, बट जब फोकसिंग एनोड पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कम होती है और ये लगभग लगभग आपका 500 वोल्ट तक होता है। फोकसिंग एनोड पे कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 500 तक वोल्टेज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है हर जगह। ध्यान रखेंगे केवल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट होगा थ्रू द सप्लाई हीटर के थ्रू, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट पर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन में जितने भी एलिमेंट है सब पर आपका पॉजिटिव चार्ज होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्री एक्सिलेटिंग एनोड पर बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज होता है, दैट मीन्स आउट ऑफ मतलब अप्रोक्सीमेट 1500 रेंज के वोल्टेज तक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं CRO की। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने CRO, और CRO में जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सीआरटी के बारे में। ठीक है, सीआरटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बाकी चीज़ हम देखते हैं। देखिए तो सीआरटी में आप देख सकते हैं दो तरीके के आपके प्लेट है, आपका आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये वाला पार्ट है, और आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ये वाला पार्ट है। फॉस्फर स्क्रीन आपने समझ ही लिया है, और जो वेवफॉर्म आप पर दिखेगा वो आपको पता ही चलता है। और ये वेवफॉर्म किसके थ्रू दिखेगा, इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से आएगा, इस इलेक्ट्रॉन गन से आएगा। इलेक्ट्रॉन गन में कौन कौन सी चीज़ है आपको मैंने बताया। आपको इलेक्ट्रॉन गन में क्या है, आपका हीटर है, फिर कैथोड है, फिर ग्रिड है, फिर एक्सलोटिंग एनोड है, फिर फॉक्सिंग है, फॉक्सिंग एनोड है, फिर आपका एक्सलेटिंग एनोड है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिफ्लेक्शन प्लेट है। तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए जैसे मुझे रटा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल याद है सारी चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब सबसे पहली बात ये है कि देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसे हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। सप्लाई के बगैर तो आउटपुट कुछ देगा नहीं, है ना। और सप्लाई क्या है देंगे, जिसे हमें मेजर करना है। जैसे वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें वोल्टेज के रूप में सप्लाई देना पड़ेगा। अगर करंट को मेजर करना है तो करंट के रूप में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मान लेते हैं वोल्टेज की बात करते हैं मगर, तो यहाँ पर वोल्टेज हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें दो तरीके की सप्लाई देनी पड़ती है, एक है आपका हाई वोल्टेज सप्लाई और एक है आपका लो वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो सीआरटी है, सीआरटी में हमारे पास हीटर लगा हुआ है ना। जो इलेक्ट्रॉन गन है, उस इलेक्ट्रॉन गन में आपके पास हीटर लगा हुआ है, और हीटर को चाहिए क्या, हाई वोल्टेज, तभी तो ये हीट होकर के कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा। तो इसीलिए हम ध्यान रखेंगे जो हमारा हाई वोल्टेज सप्लाई है वो हम देते हैं इस इलेक्ट्रॉन गन को, यानी कि सीआरटी को देते हैं, ताकि वहां से हीटर जो है हीट होकर के कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सके, इलेक्ट्रॉन बीम को पास करा सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हाई वोल्टेज सप्लाई कहाँ देंगे, सीआरटी में देंगे। लेकिन चूंकि है तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, वो लो वोल्टेज ऑपरेशन वाला है। तो इसीलिए हम जो लो वोल्टेज सप्लाई है वो सारे के जितने भी ऑल सर्किट है उसको देते हैं। जैसे ट्रिगर सर्किट है या फिर आपका और जो भी एलिमेंट पार्ट है इसमें, सबको हम लोग केवल लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, लेकिन हीटर को हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पर उसको हीट होना है। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनपुट सिग्नल है, यानी कि जो भी सिग्नल का मेजरमेंट लेना है उसको आपने यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे ये वर्टिकल एम्पलीफायर है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा दोस्तों, कि जो भी आपके सिग्नल्स है उसको एम्पलीफाई करेगा, उस डाटा को इस तरीके से बनाएगा ताकि उसका मेजरमेंट किया जा सके। और मेजरमेंट किया जा सके क्योंकि यहाँ पे डाटा स्मॉल भी हो सकता है, सिग्नल स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन हमें चूंकि यहाँ मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, यानी कि उसके डाटा को इन्हांस करना पड़ता है, उसके सिग्नल को इन्हांस करना पड़ता है। तो सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए हम लोग वर्टिकल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ से दो रास्ते हैं, पहला है आपका इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता इधर की तरफ है। यानी कि बेसिकली क्या है दोस्तों, जो एम्पलीफायर के पास जो सिग्नल है, सिग्नल हमें दो प्लेट पे मिलना है, दो प्लेटों पे जाना है। तो पहला प्लेट तो आपका ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, और दूसरा आपका है क्या, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट है। तो इन दोनों को सिग्नल जाना है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल एम्पलीफायर से यहाँ जो सिग्नल जाएगा ना, तो ये जो जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, तो इसके पहले दो स्टेप से पहले इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका ट्रिगर सर्किट है और दूसरा आपका टाइम बेस्ड जनरेटर है। ठीक है, ये दोनों सर्किट से होकर के जाएगा तब हॉरिजॉन्टल के पास आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो वर्टिकल प्लेट के पास जाएगा सिग्नल, वो डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बीच में कोई और हमें
किसी और अदर सिग्नल एनहांसमेंट या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो भी सिग्नल जाएगा सीधे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे पहुंच जाएगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसको जो चाहिए उसको वो फुलफिल कर रहा है। वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को जो चाहिए उसे फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ से जो सिग्नल जाएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पास, वहां जाने के लिए इसके एक बार मॉडिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिगर सर्किट सर्किट को ट्रिगर करना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरी बात टाइम बेस्ड जनरेटर, जैसे सॉटूथ आपका वेव है उस सॉटूथ इस ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो निकलेगा, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि जो टाइम बेस्ड जनरेटर है दोस्तों, यहाँ से जो वेव फॉर्म जनरेट होगा वो सॉटूथ वेव फॉर्म होगा, सॉटूथ वेव फॉर्म, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सॉटूथ वेवफॉर्म यहाँ से टाइम बेस जनरेट करेगा, तब देगा इसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कई सारे प्रोसेस होकर के गुजरना पड़ता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर तक आने के लिए, और ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोनों को क्या है ना, जब आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो मिलेगा दोस्तों वेवफॉर्म, वो दोनों एक साथ दिखेगा, सिंक्रोनाइज होके दिखेगा, चाहे वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, दोनों एक साथ दिखेगा यहाँ पे डायग्राम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर तक जो वर्टिकल जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल यहाँ से आया है जो कि जाना है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर तक, तो तब तक जाएगा, तो प्रोसेस में टाइम लगेगा। तब तक हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल एम्पलीफायर डिफ्लेक्शन प्लेट तक जाने से पहले थोड़ा सा रोक कर देते हैं, इसको होल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा सिग्नल को होल्ड करके रखते हैं, ताकि ये वाला जो पार्ट है ये इसको प्रोसेस कर सके। तो इसको होल्ड करने के लिए एक सर्किट की लाइन यूज करते हैं जिसका नाम है डिले लाइन। डिले लाइन का मतलब थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं, ताकि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट वाला जो बीम है वो अपने प्रोसेस को पूरा करे, और तब एक साथ दोनों मिल करके यहाँ पर आपके वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करे, शो करे, ताकि आपको देख सके, उसका मेजरमेंट कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लगाते हैं डिले लाइन। डिले लाइन का मतलब यही है कि थोड़ा सा हम डिले करते हैं सिग्नल को, यहाँ डायरेक्टली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर ना भेजते हैं, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ताकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पर जो बीम जाना है वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करके तब एक साथ दोनों यहाँ पर वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये है कि हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम लोग सीआरटी को, और लो वोल्टेज देते हैं बाकी के सर्किट्स को। दूसरी लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम बेस्ड जनरेटर है दोस्तों, जो कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर्स के साथ कनेक्टेड होता है, वो जनरेट करता है सॉटूथ वेवफॉर्म, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में कई बार कि टाइम बेस्ड जनरेटर है वो किस तरीके के वेवफॉर्म को जनरेट करता है, तो सॉटूथ वेवफॉर्म को जनरेट करता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि डिले लाइन क्यों हम यूज करते हैं। डिले लाइन इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ से जो सिग्नल जा रही है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर, हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, वहां जाने के लिए, है ना, यहाँ जाने के लिए इसको थोड़ा कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ तो शो तो करेगा एक साथ ही, तो सिंक्रोनाइज होने के लिए यहाँ पर डिले लाइन का इस्तेमाल करता है, ताकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से जाने से पहले इस लाइन को, इस सिग्नल को थोड़ा सा डिले कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि जो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सारे वर्क फंक्शन भी समझ में आ गया। हालांकि सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में लिख दिया है, आप पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। क्या क्या काम है, इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है। देखिए डिफ्लेक्शन प्लेट में दो तरह के डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं, वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। जिसमें हम वर्टिकल प्लेट्स को हम वाई प्लेट्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को एक्स प्लेट कहते हैं। तो क्या करता है भाई, तो वर्टिकल प्लेट कंट्रोल करता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन को, और हॉरिजॉन्टल प्लेट कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को। सिंपल सी बात है। फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है उसका इस्तेमाल करते हैं, कोटेड होता है किसके थ्रू, फास्फोरस के थ्रू, मैंने आपको बताया ही था अभी, है ना। और ये विजिबल लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप इसे एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टाइम बेस्ड जनरेटर जो है सॉटूथ तरंग का उत्पन्न करता है, जिससे बीम समान गति से बाएं से दाएं चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने बता भी दिया और इसको याद रखेंगे। ओके, देखिए फिर आपका है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, इसमें दोबारा नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ। तो मेजरमेंट हम सीआरओ के थ्रू क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। तो मेजरमेंट वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज बराबर होता है आपका वर्टिकल डिवीजन गुने वोल्टेज पर डिवीजन, ठीक है। ये ध्यान रखिए फॉर्मूला, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी न्यूमेरिकली बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फॉर्मूला याद रखिए, वोल्टेज इक्वल टू क्या आता है, वर्टिकल डिवीजन इनटू वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला समझ में आएगा आपको। जैसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपके पास दे रखा है 4 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 4 डिवीजन है। और सेंसिटिविटी कितना है आपका, 2 वोल्ट पर डिवीजन है, सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर डिवीजन। तो वोल्टेज यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2,
4 × 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको वोल्टेज का पता है, मैंने अभी बताया फॉर्मूला ये बताया। देखिए ये वोल्ट पर डिवीजन क्या सेंसिटिविटी, तो वर्टिकल डिवीजन दे रखा है 4, और ये आपका 2 वोल्ट पर डिवीजन दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा, तो वोल्टेज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फॉर्मूला एक साथ ही सारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन इंटू टाइम पर डिवीजन। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन दे रखा है 5 और टाइम बेस दे रखा है 1 मिली सेकंड पर डिवीजन, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा टाइम पीरियड। यानी कि फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम पूछा जाएगा। हालांकि मैं सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख रखा है, तो अभी आपको नहीं भी याद रखा है कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला जो मैं बताऊंगा पॉइंट उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी तो 1/टाइम, अगर टाइम निकाल लिया है तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये देखिए आपका फेज डिफरेंस मेजरमेंट है, तो फेज डिफरेंस मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो भी है जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, कोई हाँ, इस ध्यान रखेंगे एक चीज यहाँ पर कि फेज डिफरेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लिसाजियस पैटर्न का। लिसाजियस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है सीआरओ का, ये आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी न्यूमेरिकल मेनली पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो लिसाजियस पैटर्न जो है क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लिसाजियस पैटर्न जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो अगर आपको फेज डिफरेंस ज्ञात करना है तो दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हैं या वाई एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के थ्रू है, तो देखिए वाई एक्सिस एक कट रहा है, मान लीजिए यहाँ पर y1 है और यहाँ पे कट कर रहा है इसको y2 है। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है दोस्तों, तो हम लिखेंगे सीधे साइन इनवर्स y1/y2, है ना, साइन इनवर्स y1/y2। इसको आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, कोई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप एग्जाम में। ठीक है, बट अगर फेज डिफरेंस के बारे में अगर आपको निकालना हो, कुछ मेजरमेंट करना हो, तो उसके लिए आप ये बस केवल ध्यान रखना है। ठीक है, पैटर्न का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये भी हम आपके आने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एडवांटेज ऑफ सीआरओ है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेव फॉर्म, हाई एक्यूरेसी है, मेजर्स मल्टीपल पैरामीटर्स है, यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग्स है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इसकी, बल्कि एंड हैवी है, थोड़ा सा हैवी मशीन होता है इसका, है ना, वेट उसका ज़्यादा होता है, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रेंज है, रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है कि मेगा हर्ज में इसका इस्तेमाल हम कर सके मेजरमेंट करने के लिए, है ना। उसके बाद लेस स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें मेमोरी बहुत ही कम होता है, इसको ज़्यादा देर तक हम कोई भी डाटा को होल्ड करके या मैं उसको हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं सीआरओ का, इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरीज हैं, लैब है, उस सब में आपको सीआरओ मिल जाएगा फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, और सिग्नल्स एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये है लिसाजियस पैटर्न, ये है आपका लिसाजियस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से एग्जाम आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस बार 2024 में नहीं पूछा गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार पूछा जा सकता है आपके 2025 वाले में। रीजन क्या है कि बहुत ही ये फेमस टॉपिक है, और अगर सीआरओ से क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आ सकते हैं लिसाजियस पैटर्न का। ये बेसिकली क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। लिसाजियस पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छे से समझिएगा इस चीज को, हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने हल्के में लिया तो एग्जाम में आप गलती करके आएंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है, इस तरह से आपको डायग्राम, ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके पास तीसरा है, और ये चौथा है। इसके अलावा ही मैंने और भी बताया है। ठीक है, तो पहले ये चारों को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप जो भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आप कर पाएंगे आराम से, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर एक फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, एक फार्मूला क्या याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू होता है टेंजेंस या टेंजेंसी, टेंजेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये समझ लीजिए आप। इसका फॉर्मूला लिख भी रखा है मैंने, तो घबराइए नहीं आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट अपॉन वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वर्टिकल फ्रीक्वेंसी के सामने होगा आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, जबकि हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी के सामने होगा आपका वर्टिकल टेंजेंट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। वर्टिकल के सामने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के सामने वर्टिकल, बस इस तरह से आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें।
अब आपके पास एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपसे फिर वर्टिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे, या हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे, या डायरेक्टली आपसे हो सकता है पूछ ले कि भाई दोनों का रेशियो क्या है, मुझे बता दीजिए, दोनों का रेशियो क्या है बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल, सॉरी ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इन दोनों का अगर रेशियो पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो लाइन खींचते हैं। क्या, दो लाइन, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक आपका वर्टिकल लाइन खींचते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी लाइन आप खींच रहे हैं वो लाइन ऐसा खींचे कि उस लाइन से आने वाली मैक्सिमम जो रेखाएं हो टच हो, मैक्सिमम लाइन टच हो। जैसे कि ये जितने भी शेप्स हैं, उस शेप्स के जितने भी लाइन है वो मैक्सिमम लाइन टच करे। इस तरीके से आपको लाइन खींचना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इसी तरीके से आपको मैक्सिमाइज लाइन कट करवाना है खींच करके, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल मैंने ऊपर रखा है, तो यहाँ पर रखूंगा ऊपर मैं क्या, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल के सामने क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लिखना है। टेंजेंट मतलब कितना कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दोस्तों हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितना है, देखिए कितने जगह कट कर रहा है। एक तो इसको कट कर रहा है, एक एक जगह पे यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है, और चौथा यहाँ पे कट कर रहा है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, सॉरी ये तो वर्टिकल मैं देख रहा हूँ अभी, हाँ अभी हॉरिजॉन्टल देखना है, ऊपर में हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल देखना है। कोई बात नहीं, हमने वर्टिकल ही देख लिया पहले। तो वर्टिकल एक दो तीन चार, चार जगह कट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्टिकल टेंजेंट कितना है, यानी कि वर्टिकल कितने बार कट कर रहा है, चार जगह कट कर रहा है इस लाइन को, हमारी लाइन को। ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया चार, क्योंकि नीचे हमें वर्टिकल टेंजेंट को लिखना है। अब वर्टिकल के सामने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए कितना जगह टच कर रहा है, एक तो टच कर गया यहाँ पर भाई, एक, एक यहाँ पे कर गया दो, एक यहाँ पे कर गया तो तीन, एक यहाँ पे कर गया तो चार, एक यहाँ पे कर गया पाँच, और एक यहाँ पे कर गया छः। ठीक है, यानी कि टोटल कितना कर गया, छः कर गया, छः कर गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, एक, यहाँ पे दो, ठीक है, यहाँ पे तीन, ठीक है, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः, यानी कि छः टच जो है, छः टेंजेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर छः आ गया, और चार आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, एक तो एक दो तीन चार, तो छः बट्टा चार कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन बट्टा दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तीन बट्टा दो। अगर आपको वर्टिकल पूछ रहा है तो ये एफ एस से यहाँ पे एफ एच आ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, चलिए अब अगर आपको पहला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर फिर से। दूसरा एग्जाम्पल जिसे हम लिखते हैं हम लोग एफ बी अपॉन एफ एच। ठीक है, देखिए तो वर्टिकल के सामने हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देते हैं सबसे पहले ऐसे, ताकि मैक्सिमम लाइन को ये टच कर सके। ठीक है, तो देखिए कितने लाइन को, चलिए एक बार दोबारा से खींचता हूँ अच्छे से। थोड़ा नीचे दबा के खींचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन टच करेगा। बीच में क्या होता है ना कि कोलैप्स कर जाता है। एक मिनट, ये लाइन टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई। अब देखिए पहली बार कहाँ टच किया भाई, यहाँ पे क्या, एक, दूसरी बार यहाँ पे दो, फिर तीसरी बार यहाँ पे तीन, फिर चौथी बार यहाँ पे चार, फिर यहाँ पे पांचवी बार पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। यानी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो टच किया है दोस्तों, वो 10 बार किया है। अब इस तरह से वर्टिकल को हमें टच कराना है, तो कहीं से भी खींच सकते हैं जहाँ से मैक्सिमम लाइन टच करे, यहाँ से खींच देते हैं। चलिए तो यहाँ से कर देते हैं। देखिए एक, दो, तीन, और ये रहा चार। ठीक है, देखिए एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, और यहाँ पे चार है। यानी कि ये चार हो जाएगा, 10/4। यानी क्या हो जाएगा ये, 5/2। देखिए 5/2 इसका भी आंसर है। इस तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। देखिए एक बार ये बता रहा हूँ, बाकी ये चौथा आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए एक,
2, 3 और ये 4, 4 लाइन है। तो भाई हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है, 4 है, ठीक है। अच्छा वर्टिकल देखते हैं, ये हम लिख रहे हैं एफ वी अपॉन एफ एच। तो वर्टिकल कितना है भाई, तो वर्टिकल के लिए हम लोग लाइन यहाँ से खींच देते हैं ऐसे करके। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है ना, 6 लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में कई बार, हर एग्जाम पूछा गया, आरबी जेई में, टेक्नीशियन में कई बार पूछा गया है। आरबी जेई 2024 में जो आपका, सॉरी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इसलिए मैं इतना आपको जोर दे रहा हूँ उसको सिखाने के लिए, ठीक है। और चूंकि बेहद आसान है, आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला, एक न्यूमेरिकल है, यहाँ से भी है, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी आपको बताना है, ठीक है। भाई यहाँ से खींच लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो यहाँ से आपको देखना है कितने लाइन वर्टिकल है और कितने हॉरिजॉन्टल। यहाँ से देखिए पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ वी अपॉन एफ एच, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वर्टिकल यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी को ऊपर देखना होगा, तो हॉरिजॉन्टल देखिए 1, 2, 3, 4, ये 2 है यहाँ पर, 5, 6, 7, 8 और ये भी है ना, ये कट कर रहे हैं यहाँ पर 9, फिर 10, यानी कि यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कितना है दोस्तों, 10 है, ठीक है। और और उसके बाद ये एफ एच है, एफ एच यानी वर्टिकल देखना पड़ेगा। तो वर्टिकल में देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 10/8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4। तो ये आपका आंसर होगा। 5/4 कौन सा है, 5, 5:4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो निश्चित रूप से ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट इतना आपने कर लिया तो आप, मुझे लगता है कि सीख लिया होगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा आप करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया आपको। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये लिसाजियस फिगर है और जिसके थ्रू हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके डायग्राम्स को विद एंगल्स याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ये डायग्राम पूछ करके आपसे पूछ देगा कि भाई कौन से एंगल के लिए है, एंगल देकर पूछ देगा इसका डायग्राम कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकेंड, कोऑर्डिनेट थर्ड और ये आपका कोऑर्डिनेट फोर्थ, यानी कि सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये देखिए सर्कल है, लेकिन सर्कल इस तरीके से है, आप देख सकते हैं एंगल झुका हुआ है, 30 डिग्री एंगल से झुका हुआ है, ये देख सकते हैं आपको 30 डिग्री एंगल से झुका हुआ है। इसे आप 30 डिग्री कर लीजिए या फिर 330 कर लीजिए, ठीक है। 30 डिग्री कर लीजिए या उल्टा कर जाएंगे तो 330 हो जाएगा। तो इस तरह के जो डायग्राम है आपको याद रखना है, ये 30 डिग्री के लिए है, ठीक है। अभी बिल्कुल सर्कल है, बिल्कुल सर्कल है, यानी कि 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री पे है, या फिर 270 डिग्री पे है। अगर आप पूरा घुमा कर लेंगे यहाँ तक तो 270 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कल, ये इसका नाम है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल जब भी आए तो आप समझ लीजिए कि 270 पे है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कितना पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, ध्यान रखें 0 डिग्री, या इसको हम 180 डिग्री भी कह सकते हैं, 0 या 180 डिग्री, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे सब सारी चीजें। इसका ये भी इलिप्स है, लेकिन ये इलिप्स इधर की तरफ झुका हुआ है, यानी कि 150 डिग्री या 210 डिग्री पे है, तो ये इलिप्स है, ठीक है। और ये आपका रिवर्स स्टेट है, रिवर्स स्टेट मतलब ये आपका देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। जब सेकंड और फोर्थ में था तो वो आपका था स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री, लेकिन आपका फर्स्ट और थर्ड में हो, है ना, फर्स्ट और थर्ड में हो तो ये आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में। तो यहाँ से ये टॉपिक लिसाजिस पैटर्न वाला छोड़ रखा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ आपको अभी बता रहा हूँ इसमें। तब ठीक है, देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से, और ये क्या है कि लिसाजिस पैटर्न ऑन अ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप हैज 8 वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मल्टी का जो टेंडेंसी दे रखा है, टेंडेंसी दे रखा है कितना, 8 दे रखा है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो भाई जो टेंडेंसी है वर्टिकल का वो दे रखा है आपका 8 मैक्सिमम वैल्यू एंड 4 हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो आपका टेंडेंसी है हॉरिजॉन्टल का वो दे रखा है कितना, 4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट इज 16 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका हॉरिजॉन्टल का वो कितना,
16 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट। भाई दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इज टू टेंजेंसी ऑफ वर्टिकल, जस्ट अपोजिट होता है। तो मुझे यहाँ से निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल अपॉन टेंजेंसी ऑफ वर्टिकल इनटू ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल, सिंपली। तो टेंजेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना है दोस्तों, यहाँ दे रखा है 4, वही 4 कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में टेंजेंसी ऑफ वर्टिकल कितना है 8, भाई तो 8 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना दे रखा है 1600, तो बस काट दीजिए इसको, 8 दूना 16 यानी कि 200, यानी कि 4 दूना 800, और जो आपका आंसर हो जाएगा 800 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लिसाजियस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। लिसाजियस पैटर्न मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। एग्जाम में इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, एक तो डायग्राम देकर के पूछा सकता है और एक इस तरह से न्यूमेरिकल देकर पूछा जा सकता है, इस तरह से छोड़िए मतलब स्टेटमेंट दे करके। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन जो भी आए, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है। और दोनों के कभी ये वाला आ जाए तो आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, कभी डायग्राम वाला है तो बोलेंगे आपने पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो आपके एग्जाम के लिए मेन चीज़ है, अब यहाँ से शुरू होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूला मैंने एक जगह का रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है। और एक फॉर्मूला छूट गया, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बैंडविथ बैंडविथ इंटू टाइम राइज बराबर होता है आपका 0.35। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा है और इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पर। बैंडविड्थ इंटू टाइम राइज की जो प्रोडक्ट होता है वो 0.35 के वैल्यू के बराबर होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए। अब सारे के सारे फॉर्मूला को हम लोग एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके थ्रू सबसे पहले आपका देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रीन। अब एक-एक चीज़ को आपको समझना है, अगर आपने इसमें कोताही बरती ना तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। देखिए तो ये फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रीन का, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं, इसी को आप ध्यान रखिएगा। खास करके ये वोल्टेज का और ये वोल्टेज का, 2 तरह के वोल्टेज हैं। ये जो वीडी है ना, ये आपका जो वोल्टेज है ना, ये आपका है डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ठीक है। वीडी लिखा हुआ है देखिए, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है ये। क्या है? डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, जो कि आपने अप्लाई किया है कहाँ पर? प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है। और ये वीए क्या है? ये एनोड वोल्टेज है। क्या है? एनोड वोल्टेज। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चंस में कभी-कभी है ना, जो वोल्टेज है वीडी, इस वीडी को लिखा जाता है ईडी करके, यानी कि डिफ्लेक्शन इंड्यूस्ड वोल्टेज, या फिर ई मतलब वोल्टेज को ई से रिप्लेस कर दिया। और जैसे हमने वीए लिखा ना, एनोड वोल्टेज, इसको कभी-कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है ईए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीडी ईडी सेम है, इस तरह से वीए ईए सेम है। ई का मतलब ईएमएफ है, वोल्टेज है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। आपका लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। और सेपरेशन बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है डी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भाई दोस्तों इस फॉर्मूला में एल क्या है, एल डी क्या है, वी डी क्या है, डी क्या है, वी है। फॉर्मूला ही पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है और उसके सारे टर्म्स को पूछा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया डायरेक्टली कि बताइए कि जो आपका डिफ्लेक्शन वोल्टेज है वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? तो सिंपल यहाँ दिख रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन वोल्टेज के। अगर पूछ ले कि भाई एनोड वोल्टेज के साथ डिफ्लेक्शन का क्या रिलेशनशिप है, तो एनोड वोल्टेज के साथ रिफ्लेक्शन का क्या है रिलेशनशिप? इनवर्सली है, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट आपका है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी भी एग्जाम में क्लियर पूछा है। तो सेंसिटिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना है, एस इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ठीक है। डी क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और वीडी क्या है? अभी बताया मैंने, वीडी क्या है? डिफ्लेक्शन वोल्टेज है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। और चूंकि डी की वैल्यू को पता ही है तो ये लिख दिया मैंने, और वीडी है तो वीडी वीडी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका ये, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? ये यूनिट भी याद रखिएगा, मिली सॉरी मीटर पर वोल्ट या सेंटीमीटर पर वोल्ट,
सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में, मीटर में पूछा जाए तो मीटर में। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, सॉरी रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर के लिए बहुत फेमस ये फार्मूला है, G इक्वल टू 1/s। जी क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर है, और एस क्या है यहाँ पर, सेंसिटिविटी है, ठीक है, इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि एस को सेंसिटिविटी से डिफाइन करते हैं, यानी 1/s क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन फैक्टर हो जाएगा, ओके। इसके बाद आपको ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, √2e VA/m। दोस्तों VA क्या है, ये है आपका एनोड वोल्टेज, मैंने बताया ना आपको, यहाँ बताया था अभी, जस्ट लिख देता हूँ फिर से दोबारा से, भाई VA इक्वल टू क्या है आपका, एनोड वोल्टेज। दो तरह के वोल्टेज हैं, एक आपका डिफ्लेक्शन वोल्टेज जिससे हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, और VA से रिप्रेजेंट किसको करते हैं हम लोग, एनोड वोल्टेज को, ठीक है। और ये आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, M लिखा होगा यहाँ पे, देखिए वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉन एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना वैसे तो होना चाहिए कि भाई 9 इंटू 1.09 इंटू 10⁻31 और 1.602 10⁻19 कूलम, ये दोनों वैल्यू तो आपको याद रहना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है और इलेक्ट्रॉन ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है, बट इवन दैट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का, ये तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, चार। एक तो बताया मैंने आपको डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रीन, फिर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, फिर डिफ्लेक्शन फैक्टर और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बाकी की चीज भी देखिए, जो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी ऑलरेडी आपको कि एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन, वोल्टेज पर डिवीजन स्केलिंग, टाइम पीरियड होता है आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी इसके अपोजिट, करंट कैलकुलेशन, अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो करंट भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ओके, ये वाला फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोग को लिसाजी स्पीकर्स के बारे में, जिसमें हम लोग फेज और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए फार्मूला क्या है, FY/Fx इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फेज डिफरेंस के लिए फार्मूला ऑलरेडी बता ही दिया है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। बाकी फेज डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा तो 0 और 60 डिग्री होगा, सर्कल होगा तो 90 डिग्री होगा, 270 होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो नेगेटिव स्लोप होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी फिगर के थ्रू आपको समझा दिया है, ठीक है। अब समरी ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ध्यान रखेंगे डिफ्लेक्शन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज को, मैंने अभी बताया ही है। डिफ्लेक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के, वो जो फॉर्मूला भी बताया था ये वाला, इसके थ्रू ये सारा नियम है, मतलब सारा प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे, ये जो मेन फॉर्मूला बताया था ये वाला। भाई देखिए, डिफ्लेक्शन आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इसके डिफ्लेक्शन प्लेट के जो लंबाई है उसके प्रोपोर्शनल है, उसके बाद डिफ्लेक्शन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एनोड वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस इतना याद रखना है आपको, ये सारे रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एक साथ आपके एग्जाम के हेल्प हेल्प मिलने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज इसमें देखिए, सारा चीज लिखा हुआ, प्लेट सेपरेशन के इन्वर्सली एक्सलेटिंग वोल्टेज के आपका एक्सलेटिंग वोल्टेज कर लीजिए या फिर एनोड वोल्टेज कर लीजिए, बात सेम है, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट फॉर्मूला ये है, हालांकि इसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं कि अल्टरनेटिव CRT सिस्टम के लिए रेडियस ऑफ पाथ आपका ये फॉर्मूला होता है MB/EV। यहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और वी आपका क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये ई आपका इलेक्ट्रॉन है, और एम क्या है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा थ्योरी। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट इनिशियल पार्ट पर, जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन मत दिखाया था कि अभी किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इतना अगर आपने पढ़ लिया तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सेकंड, कितने मिनट का लेक्चर हो गया, चलिए अभी सही है सर। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पे कह रहा है क्या, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फॉर अ गिवन एक्सलेटिंग वोल्टेज, यानी ये दे रखा है। देखिए एक्सलेटिंग वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते थे, VD, ठीक है, सॉरी VA, एक्सलेटिंग वोल्टेज को हम लोग VA लिखते हैं। And for the particular dimension of CRT, the deflection of the electron beam is, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज डैश 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 टू द डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, यानी कि डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज के साथ कैसा रिलेशनशिप है डिफ्लेक्शन का, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये पूछ रहा है। देखिए ये शुरू में दे दिया कंफ्यूजन करने के लिए, एक्सलेटिंग वोल्टेज EA फॉर द पार्टिकुलर डायमेंशन ऑफ CRT, कॉमा दे दिया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज के कैसा रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज के
प्रोपोर्शनल है। कितनी बार बताया? अभी 2-3 बार बता चुका हूँ मैं, है ना? यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में भी बताया मैंने आपको, प्रोपोर्शनैलिटी में बताया था। देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो समझ में आ गया? तो कितना आसान था क्वेश्चन, अगर आप इतना करके जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पूछ रहा है कि द डिफ्लेक्शन फैक्टर जी ऑफ अ सीआरटी वेयर एस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। तो भाई कितनी बार बताया मैंने कि जी यानी कि डिफ्लेक्शन फैक्टर इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सेंसिटिविटी, यानी कि इनवर्स ऑफ द सेंसिटिविटी, जी अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन एस, यानी कि ऑप्शन डी। ये भी बताया मैंने आपको, कितनी बार बताया? देखिए फॉर्मूला भी बताया लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है? जी इक्वल टू 1 अपॉन एस है। तो ये आप समझ में आ गया होगा, कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, ठीक है? मैक्सिमम वेलोसिटी ये जो होता है आपका, ठीक है? मैक्सिमम वेलोसिटी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सीआरटी हैविंग कैथोड एनोड वोल्टेज ऑफ 182 वोल्टेज, यानी कि जो आपके पास वोल्टेज दे रखा है वो आपका दे रखा है 182 वोल्टेज। एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू कैथोड विद जीरो वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मैंने बोला था ना एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बोला भी है कि इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखने के लिए इसी से बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको यहाँ पर, देखिए ये है ना 2E अपॉन एम, 2E अपॉन एम, ठीक है? ये क्यों हट गया यहाँ से? एक सेकेंड, आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2E अपॉन एम, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला को आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ये वी ए की वैल्यू दे रखा है, देखिए तो रूट अंडर 2E अपॉन एम। देखिए 2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10 कूलम दे रखा है, और ये वी ए की वैल्यू दे रखा है 182 वोल्ट, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 इंटू 10 kg। सबको जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो आपका 8.8 गुने 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है? तो उसको अच्छे से आप कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको करना है खुद से, यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जरूर करके देख लेंगे कि ये ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं आंसर, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ अ सीआरटी कैथोड रे ट्यूब इज डिफाइंड एज। अच्छा, तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पूछ रहा है आपसे। भाई तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैसे पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, डिफाइंड बाय डी द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्क्रीन एंड ई द डिफ्लेक्शन वोल्टेज। तो आपको मैंने अभी बताया ही था कि भाई अगर डिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाए सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी और क्या होता है, जो आपका डिफ्लेक्शन है ओपन में, जो आपका डिफ्लेक्शन वोल्टेज है ये है, ठीक है? या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी इक्वल टू एस इंटू वी डी, ठीक है? तो ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? डिफ्लेक्शन अपॉन क्या हो जाएगा? जो आपका वोल्टेज, डिफ्लेक्शन वोल्टेज है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं पे। ये देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है ना, एस इक्वल टू डी अपॉन बी टी, ठीक है? तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ये फॉर्मूला। इसका यूनिट भी बताया था आपको कि मीटर पर वोल्ट या सेंटीमीटर पर वोल्ट, ध्यान रखना है, ठीक? तो देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जितना चीज़ पढ़ा दिया मैंने, उस चीज़ को आप अच्छे से कवर कर पा रहे हैं, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट एंड लास्ट है, वोल्ट मीटर हैज द यूनिफॉर्म स्केल ऑफ 100 डिवीजन, द फुल स्केल रीडिंग इज 300 वोल्ट, यानी कि दे रखा है कि 100 वोल्ट है वो किसके बराबर है, सॉरी 100 डिवीजन है, एक सेकेंड, यहाँ पर दे रखा है आपके पास कि जो आपके पास 100 डिवीजन है वो बराबर है किसके, 300 वोल्ट के, and the 1 upon 10 of the scale division can be estimated with the fair degree of electricity, determine the resolution of the instrument
इन द वोल्ट। अच्छा ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 100 डिवीजन बराबर 300 वोल्ट है, तो एक डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 300 वोल्ट अपॉन 100 डिवीजन, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 3 वोल्ट पर डिवीजन। अब कह रहा है क्या कि 1/10 स्केल डिवीजन पूछ रहा है, ठीक है, 1/10 स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब हुआ कि एक डिवीजन आपका 3 वोल्ट है, तो 1/10 डिवीजन कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 3/10, ठीक है, 3/10 वोल्ट पर डिवीजन, और अपॉन में डिवीजन आ जाएगा यहाँ पर, तो डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा ऊपर जा करके, तो यहाँ क्या बचेगा 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट वही कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उस केवल आपको क्या रखना है इसे में ध्यान, कि देखिए जितना डिवीजन दे रखा है उस कितने इक्वल टू वोल्टेज के हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, भाई कितने वोल्टेज के लिए कितना डिवीजन दे रखा है उसको तो पहले एक डिवीजन का निकाल लीजिए, और फिर जितना स्केल के लिए पूछ रहा है, स्केल ऑफ डिवीजन का पूछ रहा है, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा वोल्ट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो को अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा बार देख करके, दो बार देख करके समझिए, थोड़ा सा स्लो होकर के देखिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। आपको मेन चीज जो क्या करना है मेरे दोस्तों, कि आपको ये जो ये सीआरटी और सीआरओ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके क्या फंक्शंस हैं वो ध्यान रखना है, और जिसमें एक एडा ये है एक्वा टैग के बारे में समझ लेना एक बार, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि क्या काम है। सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये एमिट करता है, सॉरी रीस्टोर करता है, और फिर दूसरे से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको बैक करता है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने सब लिख दिया, आपको समझा दिया है, और इसको हर एक एलिमेंट्स के वर्क फंक्शन को आपको समझ लेना है। और दूसरा कि लास्ट में जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल्स और फार्मूला जो लिखवाए हैं उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप आसानी से करके निकल जाए टक से, ज़्यादा समय नहीं दे वहाँ पे, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।